और डिजिटल भुगतान का अनुप्रयोग, यानी कि इंटरनेट का उपयोग करते हुए सारे कार्य हम यहाँ से करेंगे। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, इसमें प्लेटफॉर्म क्या क्या होंगे, किस प्रकार से आप भुगतान करेंगे, ठीक है, मोबाइल में कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में है आपका फास्टैग का उपयोग कैसे करेंगे आप मोबाइल के जरिए, ये सीखेंगे। अब इसके लिए आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप इन 4 चीजों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर किसी को भुगतान कर सकते हैं, लेकिन किसी के अकाउंट से पैसे जबरदस्ती नहीं निकाल सकते हैं। आप अपने खाते से किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके खाते से जबरदस्ती पैसे ले नहीं सकते। आप अपने खाते से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, वो कहलाता है भुगतान। तो ऑनलाइन भुगतान ही कर सकते हैं आप, डायरेक्ट जबरदस्ती रिसीव नहीं कर सकते। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को संस्थान द्वारा संचालित वेबसाइट पर वित्तीय ट्रांजैक्शन, उदाहरण के लिए खातों में भुगतान, रोजमर्रा के बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम का भुगतान, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है। कौन? ऑनलाइन बैंकिंग। आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट होने के बाद में आपको बैंक में जाना है, एक फॉर्म भरना है कि मेरा जो खाता है वो उसको ऑनलाइन करना है। जब ऑनलाइन करोगे तो आपको आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप में लॉगिन करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब का आपके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन। बिना आप इंटरनेट के मोबाइल में सारा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसका राइट हैंड साइड में लास्ट वाला पैराग्राफ देखना। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहक को संबंधित वित्तीय संस्थान यानी कि बैंक की वेबसाइट पर जाना होता है, जहां आवश्यक जानकारियां प्रदान कर ग्राहक सभी आवश्यक सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं। आमतौर पर ये वित्तीय संस्थान ग्राहकों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित मैसेज और ईमेल ग्राहकों को भेजते रहते हैं। कौन? बैंक। बैंक में ही होगा ऑनलाइन लेन देन, तो बैंक वाले हमारे को मैसेज करते रहते हैं कि आपके खाते में इतना पैसा आया, इतना कट गया, इतना निकाल दिया गया, आपने निकाला हो, किसी और ने निकाला हो, ये सारा काम आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे क्या है? इंसान बिना फायदे के कोई भी कार्य नहीं करता है, तो इसका लाभ क्या है? सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ क्या है? लाभ ये है कि 24 घंटे में कभी भी आप किसी को पैसे अपने खाते से ट्रांसफर कर सकते हैं, सुबह, शाम, रात को, दिन को। जबकि बैंक का टाइम होता है 10 से 4, तो बैंक तो उसी टाइम चलेगा, लेकिन आप 4 बजे बाद भी लेन देन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे पहले भी लेन देन कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है। दूसरा, ट्रांजैक्शन पर कम लागत और सामान्य लागत में कटौती। अब देखिए, आप ऑनलाइन लेन देन करेंगे तो आपको पर्ची भी नहीं भरना पड़ेगा, कागज भी खराब नहीं होगा हमारे भारत सरकार का, तो वो ट्रांजैक्शन की लागत भी कम लगेगी। फिर है कम समय की लागत, यानी कि समय भी नहीं लगता, नहीं तो बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, ये सारा कार्य करना पड़ेगा। ऑनलाइन का फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, कभी भी कर सकते हैं। बहुत सुरक्षित है, अगर ये काम आपको आता है तो, नहीं आता तो फिर दिक्कत है। फिर पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, यहाँ से पैसे हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रूफ भी, ठीक है। आप घर बैठे बैठे यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी का मतलब जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है उनका बिल भी भर सकते हैं, जैसे में आपका रिचार्ज करना हो, पानी का बिल भरना हो, गैस कनेक्शन का बिल भरना हो, और भी कोई भी प्रकार का पेमेंट हो वो भी कर सकते हैं। किससे? ऑनलाइन बैंकिंग का। तो सबसे बड़ा फायदा है आप 24 घंटे में कभी भी पैसे अपने खाते से ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा है, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कुछ सेवाएं हमारे को प्राप्त होती है। वो कौन कौन सी है? आज बैंक की लगभग सभी सेवाएं, सर्विस जो है पारंपरिक बैंकिंग के साथ उपलब्ध है, उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। जो भी पुरानी सेवा, जैसे कि बैंक में पैसे जमा कराना, निकालना, चेक जमा कराना, ठीक है, वहां से पासबुक लेके आना, वो सारा कार्य आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। आधार प्रमाणीकरण के जरिए बैंक खाता खोलना, आजकल जो भी अकाउंट खुलता है, तो कोई सा भी खाता हो, आप ई मित्र पे जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, आप अपना खाता खुलवा लेते हैं, बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अपने खाते की शेष राशि और स्टेटमेंट की भी जांच कर लेते, खाते में कितना पैसा और बचा है वो देख सकते हैं ऑनलाइन, नहीं तो बैंक जाना पड़ेगा। कभी बैंक बंद हो गया संडे को तो आप नहीं देख सकते, अब देख सकते हैं ऑनलाइन से। अपने खाते से किसी और के खाते में भी धन को स्थानांतरित कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑटोमेटिक, ठीक है। आजकल ऑटोपेड का भी ऑप्शन दे देता है मोबाइल, जिससे ऑटोपेड ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे बिल भरना है, जैसे बिल की तारीख आएगी ऑटोमेटिक कट जाता है, ऐसा भी ऑप्शन होता है, याद रखने की भी आवश्यकता नहीं। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी या अन्य निवेश भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि अपने खाते का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, साथ ही आप अपना कि एफडी करनी, पैसे ट्रांसफर करना है एफडी में, तो वो भी कर सकते हैं, बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर यूटिलिटी बिल का भुगतान कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी,
एफडी और डीडी में फर्क होता है। एफडी वो होता है जिसमें आपका फिक्स डिपॉजिट जमा होता है बैंक के पास, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के, जितने साल के लिए आप कराते हैं उस पर आपको ब्याज इंटरेस्ट मिलता है बैंक के द्वारा। जबकि डीडी क्या होता है, आप अपने खाते से किसी और को पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, वो वापस नहीं आते। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया कई बार उत्तर प्रदेश, तो कॉलेज वाला कहेगा आप डीडी बना के भेज देना, आप उसके लिए आपके खाते की आवश्यकता नहीं। आजकल तो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट हो गया, पहले जीरो बैलेंस वाले अकाउंट नहीं थे 2014 से पहले, तो उस टाइम में क्या होता है, बच्चों को डीडी बना के भेजना पड़ता था। तो डीडी क्या होता है, वो भी एक कागज होता है, भर के बैंक में जमा करा दो, उतने पैसे 10,000 का है, 10,000 बैंक में जमा करा दिया, बैंक वाले उनके खाते में ट्रांसफर कर लेंगे, वो कहलाता है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। जब आपसे मांगा गया तब आपने प्रस्तुत करा, ठीक है। इसके लिए अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। चेकबुक अगर आपकी भर गई है तो नया चेकबुक मंगवा सकते हैं, ठीक है। कोई चेक आपका गिर गया है, खराब हो गया है, कोई चोरी हो गया तो आप चेक को रुकवा सकते हैं, ठीक है। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है उसको ब्लॉक और अनब्लॉक भी करा सकते हैं, वो भी अगर गुम गया है, पासवर्ड खो गया है, जो भी है। डेबिट कार्ड के लिए जो पिन होता है, पिन नंबर, वो भी जनरेट कर सकते हैं। आगे बेटा आगे, ठीक है। ये सारा कार्य आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। खाता खोले जाने की प्रक्रिया, बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, ठीक है। अकाउंट यानी कि खाते, बैंक में आपके 3 प्रकार के खाते होते हैं। पहला, हाँ, बचत खाता। पहला बैंक में होता है बचत खाता, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट। दूसरा होता है करंट अकाउंट, चालू खाता, चालू खाता, जिससे आप क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट, CURRENT, करंट अकाउंट। एक होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, जो दैनिक आप डिपॉजिट करते हैं या कंटिन्यू में जो डिपॉजिट करते हैं, उसका भी एक खाता होता है। जैसे हमने कहा हर महीने हम बैंक में इतना रुपये अपने खाते में जमा कराएंगे, हम हर दिन इतना रुपये हमारे बैंक खाते में जमा करेंगे। ये पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोला जाता है और बैंक में भी। ये तीनों प्रकार के खाते आजकल पोस्ट ऑफिस में भी खोले जाते हैं। तो एक इंसान 3 प्रकार के खाते खुला लेता है। 90% जो लोग होते हैं वो ये वाला खाता खुलवाते हैं। कौन, सेविंग। हम सबका जो खाता है वो सेविंग अकाउंट है, क्योंकि इस पे ब्याज भी मिलता है, इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सबसे बड़ा नुकसान और फायदा ये है। हम चालू खाता इसलिए नहीं खुलवाते, खुला सकते हैं बैंक में जाके, लेकिन उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, जबकि इस पे ब्याज मिलेगा। आपका 100 रुपये भी रहा तो महीने भर का आजकल बैंक देती है कि महीने में आपका कितना ब्याज। पहले 3 महीने में डिस्क्लोज करते थे, आजकल महीने में कर लेते। 1 तारीख को पूरे महीने में आपका कितना पैसा पड़ा था, उसका इंटरेस्ट कितना बनता बैंक के अकॉर्डिंग, उतना जमा हो जाता है, ऑटोमेटिक आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है, दिखाई देता। जबकि इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता। ये कब खुलवाते हैं, ये व्यापारी का खाता होता है, ये नॉर्मल आदमी का खाता होता है। 10 से ज्यादा लेन देन आप रोज करते हैं तो बैंक वाला खुद कह देगा आप चालू खाता खुलवाएं। कि आप 10 से कम अगर आप लेन देन कर रहे हो दिन में, सुबह गए, शाम को गए, दिन को गए, ये गए, घंटे भर में गए, आए जाए, तो बैंक वाला खुद कह देगा भाई साहब आप चालू खाता खुलाओ, क्योंकि इसमें हमारे को ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि आप पैसा तो आपके खाते में टिक ही नहीं रहा, हम ब्याज किसका दें। तो आपको पैसे खाते में टिकेगा तो आपको ब्याज दें। ये क्या होता है, ये दैनिक जितनी भी आपकी बचत है वो हर महीने, हर दिन आप जमा, हर सप्ताह आप जमा कराते रहते हैं, उसमें भी आपको ब्याज मिलता है। इस पे भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये कहलाता है आरडी। आरडी कोई साल भर के लिए कराता है, यानी साल भर तक जमा कराएंगे, महीने भर के लिए कराता है, 6 महीने के कराता है, वो आरडी। तो तीनों प्रकार के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। तो बैंक में ऑनलाइन प्रकार से आप ये खाते भी खुलवा सकते हैं। फिर है आपका जनधन खाता, ठीक है। ये भी हमारा एक सेविंग अकाउंट होता है, जन धन खाता। ये कौन सा आता है, हमारा सेविंग अकाउंट। ये जिसे आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट भी कहते हैं। इस पे आपको कोई, पहले क्या होता था बैंक में, जब तक आपका पैसा नहीं होगा आपका खाता नहीं खोला जाता। कम से कम 500 रुपए का खाता खोला तो 500 रुपए हर महीने, हर दिन आपका उसमें पड़ा रहना चाहिए। 2000 का खाता है तो कम से कम 2000 रुपए आपके होना चाहिए। आजकल जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोला जाता है, जिसको बोलते हैं जनधन खाता, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये आता है कि कब ये भारत सरकार की योजना के अंतर्गत खोला जाता है, पूरे भारत में, ठीक है। इसमें आपके खाते में जीरो बैलेंस भी होगा तो माइनस में नहीं जाएगा, यानी कि आपका चार्ज नहीं लगेगा। बाकी खातों में चार्ज लग सकता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत इसमें करी थी, हाँ, 2014 के अंदर। भारतीय प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई। अंडरलाइन करना ना, क्वेश्चन आता है आरसीटी में कि जनधन खाते की जो योजना है कब स्टार्ट की गई, अगस्त 2014। कब,
भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में आप कहीं पर भी जनधन खाता खुलवा सकते हैं, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी खुलवा सकता है। इसका मूल उद्देश्य ये था कि महिला को सशक्तिकरण बनाना, यानी कि सक्सेसफुल बनाना। क्योंकि जो भी पैसा आएगा, पहले क्या होता था कि जैसे पहले भी मकान गवर्नमेंट द्वारा अलॉट होते थे, बनते थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट चेक देती थी, तो चेक खाते में जमा होता कि नहीं होता, जो गरीब आदमी उसको पैसा मिलता कि नहीं मिलता, तो ऐसी परेशानियां हो जाती थी। तो जब भारत सरकार ने 2014 के अंदर जब बीजेपी आई ना, तो ये योजना चालू करी थी उन्होंने कि सबका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होना ही चाहिए, जो भी हम फायदा देते हैं वो सिर्फ सीधा उनके खाते में होना चाहिए। आजकल सीधा खाते में ट्रांसफर हो जाता है, बीच में कोई एमएलए एमपी की आवश्यकता नहीं, ठीक है, कोई नहीं होगा बीच में, सीधा उस खाते में जाएगा जिसका खाता जुड़ा हुआ है। देखिएगा, आपका पेंशन आती है वो सीधा खाते में आती है, पहले पोस्टमैन लेके आता था, वो 10 रुपये और लेता था कि हम आपको ये आपका पेंशन आ गया है, 10 रुपये हमें दो, जबकि उसको तनख्वाह मिल रही है, फिर भी वो लेता था जिसको पैसा दे रहा। अब 10-10 रुपए करके 10 जनों को दिया तो 100 रुपए हो गए इसके, 1000 जनों को पैसे बांटे तो कितना रुपए हो गए, सोचो। आजकल सीधा आपके खाते में ट्रांसफर होता है इस बैंक एक अकाउंट के लिए, ठीक है। दूसरा इसका मूल उद्देश्य ये था कि पिताजी जो होते हैं दारू पी जाते हैं, तो मम्मी के लिए ये खाता खोला गया था। जो जन वो आता होता ना आपका, कौन सा कार्ड होता है, भामाशाह कार्ड, उसमें महिला की फोटो बहुत बड़ी आती है, और पिताजी हमारी लाइन में छोटे छोटे आ जाते हैं पीछे की साइड। क्यों? क्योंकि पापा दारू पी जाते हैं और घर तक पैसा नहीं पहुंचता है, मम्मी को घर चलाना पड़ता है, तो सरकार का मूल उद्देश्य था कि महिला के खाते में जाना चाहिए जिससे कि वो परिवार चला सके। कोरोना के अंदर 500 1000 रुपए आए ना, तो वो मम्मी के खाते में, पापा के खाते में नहीं आए, पापा के खाते में नहीं आए, है ना। आए या नहीं आए वो अच्छी बात है, लेकिन जो भी फायदा मिलेगा, इसका मूल उद्देश्य ये था जनधन खाते का, ये हम भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। ये अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? पहला, आधार कार्ड। बिना आधार कार्ड के आपका जनधन खाता नहीं खोला जाएगा, ठीक है। और यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आपका पास पैन कार्ड होगा, मतदान पहचान पत्र होगा, और कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसके जरिए खुलवा सकते हैं। और वो भी नहीं है तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तीसरा, फिर वो भी नहीं है तो बैंक को संबंधित व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए, यानी कि बैंक आप पर विश्वास करते तो आपका खाता खोल दे कि भाई वाकई में आप यहाँ के रहने वाले, तो खाता खोला जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फिर है आपका चौथा, अगर आप बैंक वाला भी नहीं जानता, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आपका दूसरे राज्य से आके यहाँ रह रहे हो, तो फिर आपको जो भी सरकारी आदमी होता है, जैसे आपका जिला कलेक्टर हो गया, ठीक है, तहसीलदार हो गया, ये लिख कर दे दे कि मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, ये मेरे घर के पास में रहते हैं और इसका खाता खोला जाता है, आपका खाता खोला जाएगा, ऐसा। तो इस प्रकार से बैंक में खाता खोल सकते हैं, क्योंकि विदेश से अगर आप आते हो तो भारत में खाता नहीं खोला जाएगा, आप वहां जाके अपना खाता नहीं खुलवा सकते, टेम्परेरी खुला सकते कुछ टाइम के लिए, फिर क्लोज कर लिया जाता है। जैसे अपन काम करने के लिए लोग विदेश जाते हैं ना, तो टेम्परेरी खाता खोला जाता है उसका, फिर वो क्लोज हो जाता है जब वो वापस हिंदुस्तान आ जाए, लगातार नहीं खुलता है। तो इस प्रकार से आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। फिर है ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पद्धतियां और प्लेटफॉर्म, दूसरा, ठीक है। अब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं उसका उपयोग आप कर सकते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसे आप एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड इस खाते वाले को दिया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड इस खाते वाले को दिया जाता है। डेबिट कार्ड में जितना पैसा जमा है उतना ही निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप दिन को 10 बार जा रहे हो, 20 बार जा रहे हो, तो बैंक वाला आपको अच्छे से जानता है, आपकी दुकान कहाँ है, आपका व्यापार कहाँ, तो वो जानता है, तभी तो ये खाता खोला है। तब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो। इसका मतलब हुआ कि जितना पैसा आपका जमा है उससे आप प्लस भी निकाल सकते हो, जितना पैसा जमा है उतना ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। 10,000 खाते में तो 10,000 ही निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल जो प्राइवेट बैंक होती है हमारे को क्रेडिट कार्ड अलाउ कर देती है, पहले ये नहीं होता था। आजकल 2018 के बाद जो भी बैंक है वो हमारे को क्रेडिट कार्ड दे देती है। आपका खाता एसबीआई में नहीं तो भी एसबीआई वाला फोन करेगा, भाई साहब आपकी लिमिट अच्छी है, आप रोज लेन देन अच्छे कर रहे हैं, बहुत सारे फोन आते मेरे, तो क्या सर आप क्रेडिट कार्ड ले लो। क्रेडिट कार्ड पे क्या उनको इंटरेस्ट मिलता है, हमने 5,000 ज्यादा उठा दिया बैंक से और जमा नहीं कराए तो फिर हम हमारे से चार्ज लेते हैं, इसलिए वो फायदा है उनको, ठीक है। तो वो क्रेडिट कार्ड हमारे को देते हैं, बाकी पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते थे ना पहले 2014 से पहले, वो विदेशों में बन के आते थे। तो विदेशों में बन के आते तो आपने देखा होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का चार्ज लगता है एनुअली, वार्षिक चार्ज लगता है। जैसे मेरे अभी बैंक वालों ने 234 रुपए काट दिए, मैंने कहा क्या काटे कि नया डेबिट कार्ड जनरेट करा इसका। तो विदेश से जो डेबिट कार्ड बन के आता है ना उस पर ज्यादा कटते हैं, क्योंकि वो विदेश में बना, फिर भारत में आया,
तो उस पर कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो भारत में बनता है, उसको बोलते हैं रुपे कार्ड, उनको बोलते हैं रुपे कार्ड, उस पर लोगो आता है रुपे कार्ड का ना, ठीक है। और तो वो ये चारों के चारों फिजिकली कार्ड होते हैं जिसका उपयोग आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे पैसे पेट्रोल भरवा रहे तो उसको पेमेंट करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करती है। डिजिटल भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट के अन्य भुगतान मोड के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि जितना पैसा आपके खाते में जमा होता है आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से पहला है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब है जितना पैसा आपके खाते में है उससे ज्यादा आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, वो कहलाता है क्रेडिट कार्ड। फिर आगे है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में जितना पैसा जमा है उतना ही आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, यानी कि अपने खाते से उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपके पास जमा है। दोनों ही कार्ड सेम जैसे होते हैं। ट्रांजेक्शन के लिए नीचे फोटो दे रखा, देखो क्रेडिट कार्ड कैसे करते हैं और डेबिट कार्ड का पेमेंट आप कैसे करते हैं। पहले इसका फोटो पूछा जाता था लेकिन आजकल नहीं आता है, आता तो थोड़ा आप ध्यान रखना। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते टाइम आपके पास ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको डालना पड़ता है। फिर है आपका रुपए कार्ड। ऐसा आजकल ऐसा लोगो आ जाता है, हमारे जितने भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या एटीएम कार्ड जिसे आप बोलते हैं नॉर्मली, तो उसके ऊपर ऐसा लोगो आता है। इसका मतलब भारत सरकार ने इसको बनाया है, विदेश का कार्ड नहीं है, तो आपको चार्ज कम देना पड़ेगा। मैंने कहा ना मेरे 234 रुपए लगे, अगर वही वो दूसरा एनपीसीआई वाला होता तो फिर उस पर ज्यादा पेमेंट लगता है, यानी कि विदेश का कोई कार्ड होता तो उस पर मेरे को 334 ऐसा कुछ लगता था। तो विदेश से आया तो उसका चार्ज ले लेते वो ज्यादा, बाहर जो कार्ड बनते, ठीक है। आजकल भारत सरकार खुद बनाती है। रुपए और पेमेंट का एक संयोजन है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अंडरलाइन करें, ये एक संस्था है, एक कंपनी है। जितने भी ऑनलाइन लेन देन होते हैं इसको देखो, कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है सारा जानकारी नहीं रख सकता, तो उन्होंने इस डिपार्टमेंट, आरबीआई भी नहीं रख सकता। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक। इतने सारे बैंक है ना, इतने सारे खाते हैं ना, वो हमारा खाता कहां जाता है? मेन खाता आरबीआई। पूरा नाम क्या होता है? किधर है? दिल्ली के अंदर। जितने भी प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, और उन सारे बैंकों में जो खाते होते हैं, जैसे हमारा खाता इसमें, तो यहाँ पर भी होगा। मेरा खाता इसमें है, आपका है, किसी का है, तो आपको थोड़ा जगह देना बेटा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो आरबीआई बैंकों का बैंक है, ठीक है, जहां पे सारी बैंकें लिंक्ड होती है। या प्राइवेट बैंक किसी ने नया खोला है तो उसका बैंक को उसका आरबीआई से मान्यता लेनी पड़ेगी। अब आरबीआई भी सारे काम नहीं कर सकता, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक और डिपार्टमेंट बना दिया, एनपीसीआई। क्या नाम है? एनपीसीआई, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट है जो ऑनलाइन जितने भी लेन देन होते हैं उनके ऊपर निगरानी रखता है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप थोड़ा ध्यान रखना। बनाया गया और लॉन्च किया गया ये कार्ड, डेबिट कार्ड, एक भारतीय संस्करण है। ये देश में भुगतान प्रणालियों के एकीकरण के इरादे से बनाया गया है। जितने भी बैंकों में खाते खोले जाते हैं, आपके कितने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पता तो होना चाहिए ना, कोई फर्जी तो नहीं चला रहा है, कहीं और से तो नहीं लाया है, तो वो सारा देखने के लिए इन्होंने संस्था बना रखी है, जो संस्था सारा निगरानी करती है, ठीक है। तो रुपए कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड है एक प्रकार का। पहले वीजा चलता था, ऐसा चलता था, इससे भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिर है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग क्या होता है? इसके लिए आपको आईडी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आप बैंक से आईडी पासवर्ड लेंगे और किसी को ऑनलाइन खोल के आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। किसी के भी खाते से पैसे आप जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, केवल आप अपने खाते से किसी को पेमेंट कर सकते हैं। चैप्टर में यही सिखाया गया है, ठीक है। तो यहां से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिर है आपका पोज, पॉइंट ऑफ सेल। ये एक मशीन है जो कि जब नोट बंद हो गए थे, नोट कब बंद हुए थे? नवंबर में ना, 16 में। तो उस टाइम में क्या हुआ था, जब नोट बंद हो गए तो अब आपको ऑनलाइन पेमेंट तो लेना देना पड़ना पड़ेगा, तो ये मशीन बड़ी काम आई थी। ऑनलाइन जो बैंक का ऑनलाइन पेमेंट का जो यूज भी उस टाइम में ही सबसे ज्यादा हुआ था। ऑनलाइन पेमेंट का भी यूज उस टाइम ज्यादा हुआ था और इस मशीन का भी प्रचलन उस टाइम बहुत ज्यादा हुआ था। आजकल वापस कम हो गया। पहले जब भी आप जाते थे तो पेमेंट ऑनलाइन लेना देना पड़ता था, इसके लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए, यानी कि एटीएम कार्ड चाहिए, तो इससे स्वाइप करके आप किसी को पेमेंट कर सकते थे। इसको बोलते हैं पोज, पॉइंट ऑफ सेल, ग्रीन मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पोज एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर भुगतान कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। किसी को पेमेंट करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आज भी आप जब पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो वहां पे अवेलेबल है। कोई बैंक दुकान वाला भी रखता है या कोई मॉल वाला भी रखता है, ठीक है। आजकल तो क्यूआर कोड आ गया तो ज्यादा उसका उपयोग किया जाता है।
बाकी इसका भी उपयोग कर सकते हैं। फिर आपका मोबाइल भुगतान, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, यानी कि बैंक खाता जो है आपका, उसको ऑनलाइन तरीके से किसी को पेमेंट करना, लेना देना, ट्रांजेक्शन देखना, सारा यूज इस खाते के द्वारा किया जाता है। फिर ऑनलाइन भुगतान पद्धतियां कौन कौन सी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सारे तरीकों से आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। किसी के खाते से जबरदस्ती पैसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल भुगतान, अब ये सारा काम आप लैपटॉप कंप्यूटर पे नहीं करके मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मोबाइल भुगतान, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब मोबाइल भुगतान करने के लिए मोबाइल में एक छोटा सा खाता होता है जिसको बोलते हैं वॉलेट, ठीक है। हमारे भारत में मोबाइल वॉलेट कम से कम 180 से ज्यादा है। जैसे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, बहुत सारे ऐसे करके, एसडी पे है, ऐसे बहुत सारे करके हमारे मोबाइल के अंदर 180 से ज्यादा वॉलेट है भारत में, जिसका उपयोग हम करते हैं। कोई कभी कभी तो अपन ने किसी का नाम ही नहीं सुना, लेकिन वो भारत में चल रहा है। एनपीसीआई से मान्यता लेनी पड़ती है इनको वॉलेट बनाने के लिए। आप अपना ऑनलाइन बैंक बनाना चाहते हैं तो आपको इससे मान्यता लेनी पड़ेगी, आरबीआई से मान्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे परेशानियां का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर अपना एक वॉलेट तैयार होता है। फिर उसको लोगों को इंटरेस्ट जमाना, उसमें बहुत परेशान है। फोन पे, गूगल पे इसलिए प्रसिद्ध ज्यादा हो गए, इस क्योंकि कोरोना से पहले यह लगभग आ गए थे, तो कोरोना में इनका ज्यादा यूज करा हमने, इसलिए लोगों को विश्वास हो गया। नया कोई चीज बनाओ तो उसको विश्वास दिलाना भारी काम हो जाता है, ठीक है। तो हमारे भारत में 180 प्लस हमारे आज भी वॉलेट चलते हैं, ठीक है। मोबाइल भुगतान आमतौर पर मोबाइल डिवाइस से या उसके द्वारा की जाने वाली भुगतान सेवाओं से संबंधित, यानी कि पेमेंट से संबंधित है, जिन्हें मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। मोबाइल वॉलेट, ठीक है, मोबाइल मनी या डिजिटल वॉलेट, तीनों का मतलब एक ही है। और ये सेवाएं वित्तीय नियमों के तहत संचालित की जाती है। ऐसी मोबाइल भुगतान सेवाएं जिनका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, जैसे कि डिजिटल मोबाइल वॉलेट, यूपीआई, भीम, यूएसएसडी और एईपीएस, ठीक है। इन सब का उपयोग हम भारत में आज भी लोगों को पेमेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। मोबाइल वॉलेट भौतिक वॉलेट यानी कि बटुए का एक डिजिटल समतुल्य है, यानी कि बटुए के जैसा कार्य करता है, जिसमें हम पैसे रख सकते हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। हमारे पर्स के अंदर पैसा है 100 रुपए 10 रुपए, तो आप उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि फिजिकल है। इसके अंदर जो पैसा होगा वो उसको आप पकड़ नहीं सकते, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को एक अकाउंट से एक बैंक अकाउंट की तरह पैसा रखने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोबाइल वॉलेट के बीच में मुख्य अंतर यह है कि इसके विपरीत मोबाइल वॉलेट में प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कितनी भी राशि हो कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। जिसके अलावा ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन पर अनावश्यक कार्ड विवरण, पिन नंबर दर्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यह आसान, सुविधाजनक, क्योंकि उपयोगकर्ता को सिर्फ खाते में साइन इन करके भुगतान करना होता है। यानी कि मोबाइल वॉलेट में अगर आपका पैसा है तो आपको ये भी नहीं पूछा जाएगा, ओटीपी भी पूछा नहीं जाएगा कि कितना इतना। जबकि बैंक में अगर होता है तो बैंक वाला कभी कभी चार्ज ले लेता है, जब आप ज्यादा लेन देन करते हो तो बैंक वाले चार्ज करते हैं, ये चार्ज भी नहीं लेते, लेकिन कोई कोई वॉलेट वाला आपसे ले सकता है। तो पिन दर्ज करके आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। नीचे देखो नाम बता रहे कि पेटीएम, एसबीआई बडी, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, फोन पे, ऑक्सीजन, एम रुपीज मनी, ये सारे सारे हमारे वॉलेट है जिनके जरिए हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। इसमें पैसा आएगा कहां से, हमारे बैंक खाते से हमने इसमें ट्रांसफर करा होगा या किसी ने हमारे वॉलेट में ट्रांसफर करा होगा, तो वो पैसा वहां पे आ जाता है मोबाइल वॉलेट के अंदर। पेटीएम पेटीएम एक हमारी क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट भी है, क्योंकि इसके जरिए चीजों को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ई कॉम पेटीएम कीजिए। लेकिन जब पेटीएम आया था, जब पेटीएम नया बना था, तो सिर्फ केवल आप किसी को पेमेंट ही कर पाते थे, ठीक है। पेटीएम में ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स। यानी कि किसी का आपका क्यूआर कोड लगा हुआ है, आपने अपने मोबाइल से स्कैन करा और आपने पेमेंट कर दिया, वो कराता क्विक रेस्पॉन्स। उसने वो नाम भी नहीं पूछता कि आपका नाम क्या, फलाना क्या, आपने पिन डाला, पैसे डाला, काम। बैंक में किसी को पेमेंट करने जाओ तो आगे वाले का खाता नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या, पर्ची में पूरा भरना पड़ता है ना, तब जाके आगे वालों को पेमेंट होता हो। तो वो वही चीज हम क्यूआर कोड से जल्दी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स। ये गोलाकार हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। फिर आपका मोबाइल के अंदर दूसरा है पहला है पेटीएम, दूसरा है योनो ऐप। अगर किसी का एसबीआई बैंक में खाता है ना, तो एसबीआई बैंक वाले आपको जो ऐप देते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, बैंक का जो ऐप होता है उसको बोलते हैं योनो ऐप। पहले ये एसबीआई बडी के नाम से जाना जाता था, इसको आजकल एसबीआई योनो ऐप के नाम से जाना जाता है। इसमें आप अपने खाते का सारा विवरण देख सकते हैं, कितना पैसा है, किसको कब ट्रांसफर करा, आप पेमेंट भी कर सकते हैं। इसमें वॉलेट की भी आवश्यकता नहीं,
आप इसको अपने वॉलेट से जोड़ सकते हैं, अपने खाते से वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं। फिर है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसमें आपको यूपीआई नंबर मिलता है, यूनिक नंबर मिलता है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं यूपीआई। यूनिक नंबर मिलेगा पेमेंट करने के लिए, इंटरफेस हाथों हाथ आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा कि पैसा गया कि नहीं गया, मैसेज भी आ जाएगा, आपको दिखाई भी देगा, इसलिए इसका नाम रखा गया यूपीआई और एनपीसीआई ने इसको जारी करा है। ठीक है, तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म अक्सर याद रखना बेटा, पूछा जाएगा आपसे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक प्रणाली है। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी दो बैंकों के खातों के बीच धन का स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। कौन? यूपीआई। नंबर होता है, उसके जरिए आप नंबर डायल करके किसी को पेमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं यूपीआई नंबर। उसके लिए उसका आईएफएससी कोड फलाना फलाना जो भी चाहिए वो पहले आपको दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। ये यूपीआई हमारे फोन पे गूगल पे से अटैच हो जाता है। फिर है भीम, ये भी भारत सरकार ने तब बनाया था जब भारत में नोट बंद हो गए थे। ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया ऐप है, जबकि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भारत सरकार के ऐप नहीं है, लेकिन गूगल पे के ऊपर भारत का सरकार का कुछ आधिपत्य है। अगर फ्रॉड हो जाता तो भारत सरकार थोड़ा जिम्मेदारी लेती, लेकिन फोन पे में आपका कोई फ्रॉड हो गया, पेटीएम में कोई फ्रॉड हो गया तो भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले, साल 2 साल पहले पेटीएम को बंद कर दिया गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया, क्योंकि उसने जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसकी एनपीसीआई की उसने मानी नहीं, तो बंद कर दिया गया। तो भीम ऐप एक भारत सरकार का ऐप है। भीम यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान यानी कि पेमेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन है। यदि आपने अपने बैंक खाते से यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया हुआ है, तो आपके मोबाइल नंबर से भी आप जुड़ा हुआ है, तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ये फोन पे, गूगल पे के जैसे ही कार्य करेगा, ये इंस्टॉल होना चाहिए, फिर आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस फोन पे, गूगल पे में क्या होता है, स्कैन करा, फटाफट स्कैन भी हो जाता पहला, और आप पासवर्ड डाले, पेमेंट हो जाता है। इसमें भी स्कैन हो जाता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है, इसलिए लोग इसको प्रीफर नहीं करते, यानी कि थोड़ा हैवी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा बनाया गया जो और एनपीसीआई से जारी जो ऐप है उसका क्या नाम है? भीम। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं है, ध्यान रखें। फिर आगे है, आप इससे पेमेंट कर सकते हैं और किसी ने भेजा तो आप चेक भी कर सकते हैं। यूएसएसडी, अभी जो मैंने ऐप बताए इतने सारे हमने नाम पढ़े हैं, वो सारे स्मार्टफोन में चल रहे हैं, एंड्रॉइड फोन में चल रहे हैं। ठीक है, इस कीपैड वाला जो फोन होता है उसमें कार्य नहीं करेगा कोई भी ऐप, ना तो भीम करेगा, ना गूगल पे करेगा, ना फोन पे करेगा। लेकिन यूएसएसडी, जैसे हमारा कोई दादा परदादा है, मम्मी पापा है जो स्मार्टफोन नहीं चलाते और उनका कोई बैंक में खाता है, तो उनको भी तो पता चलना चाहिए कितना पैसा है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए सुविधा दे रखी है कि कीपैड वाले फोन से भी आप बैंक में जाके जो नंबर दे रखे हैं उस पर डायल करके कीपैड वाले फोन से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके लिए कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, कोई रिचार्ज भी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आ जाता है आपके खाते में इतना पैसा है। उसको बोलते हैं यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यानी कि कोई भी, जैसे अगर स्मार्टफोन में इंटरनेट नहीं चलाता आप किसी को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अपना स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकते, लेकिन कीपैड वाले फोन में कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सिर्फ आप नंबर डायल करो, आपको मैसेज आ जाएगा लास्ट 5 ट्रांजेक्शन कौन कौन से करे आपने, कितने कितने रुपए वाले करे, बट वो बैंक में खाता ना, वो नंबर अटैच होना चाहिए। ठीक है, जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये सुविधा बुनियादी सुविधा युक्त मोबाइल का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अनुमति देती है। यूएसएसडी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन ना होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ आपका खाते में यानी कि बैंक में जो खाता है, वो जो मोबाइल कीपैड वाला आपके पास है उसके नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। आप नंबर डायल करके देख सकते हैं कि हमारे बैंक में कितना पैसा। ठीक है, जो भी नंबर दे रखे सबका अलग अलग होते हैं। ठीक, क्या क्या कर सकते हैं देखो, बैंक से बैलेंस की पूछताछ कर सकते हैं, बैंक में मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं उससे, और एमआईडी जा सकते हैं, यानी कि कुछ आईडी नंबर होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं, एम पिन भी बदल सकते हैं, यानी कि पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, और ओटीपी भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से किसी के पास कीपैड फोन है, मोबाइल आप अंगूठा देके पैसे निकाल रहे तो ओटीपी आता ना, वो चेक कर सकते हैं। फिर है आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, एईपीएस, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आजकल जो पैसा है आप ई मित्र वाले के वहां जाके अंगूठा लगा के भी निकाल सकते हैं, वो कह जाता है एईपीएस। ठीक है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, अंगूठा लगाओ और आपका पैसा आपको मिल जाएगा आपके खाते में, तो वो कहलाता है एईपीएस।
एपीएस बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है जो कि ई मित्र वाला उपयोग में लेता है। धन प्राप्त करने की ये व्यवस्था न तो आपके हस्ताक्षर और न ही डेबिट कार्ड की मांग करती, ना तो आपको साइन चाहिए, ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपका अंगूठा चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए, वो लगा हुआ होना चाहिए आपके बैंक खाते में, और ओटीपी आपको देना पड़ेगा। ये प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा का लाभ उठाती है। ये यूपीआई और यूएसएसडी की तरह ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान अधिनियम एनपीसीआई की एक पहल है। यूपीआई भी इसने बनाया, यूएसएसडी को भी इसने परमिशन दी, और एईपीएस को भी इसी ने परमिशन दी। किसने? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई भारत सरकार का एक संस्था है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो भी आप लेन देन करते हैं उस पर ध्यान रखता है। ठीक है। फिर है नीचे दे रखा है जीपे। गूगल पे का भी उपयोग कर सकते हैं आप पेमेंट करने के लिए। इसे जीपे भी बोलते हैं, गूगल पे भी बोलते हैं। पहले इसको गूगल टीज के नाम से जाना जाता था। जीपे गूगल पे की एक पेमेंट सर्विस है जो कि भारत के यूजर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान अधिनियम के द्वारा विकसित की गई एकीकृत भुगतान इंटरफेस के ऊपर चल रही। इसका इस्तेमाल उन सभी जगह पर किया जा सकता है जहां यूपीआई पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं। गूगल पे भारत में प्रयोग की जाने वाली अधिकतर स्मार्टफोन को सपोर्ट करता है। ठीक है। ये भारत सरकार का कुछ हिस्सा है इस पे ऐसा। तो इन सारे तरीकों से आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं। दो पड़े अपने पेटीएम और योनो, यूपीआई में भीम, यूएसएसडी, एईपीएस और गूगल पे। फिर है इसके बाद कुछ फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। इसके लिए आपको जो ऐप आपने पढ़े हैं उनके जरिए ही ये फंड ट्रांसफर किए जाएंगे। पहला है हमारा जैसा कि नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस। इनका उपयोग करने के लिए आपको अलग से कोई ऐप नहीं चाहिए। ये जो ऐप आपने यूज करे ना, इन्हीं में इसका ऑप्शन आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। पहला है आपका नेफ्ट, नेशनल फंड ट्रांसफर। आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को पैसा भेज सकते हैं। देखिए फोन पे, गूगल पे से कुछ लिमिट होती है, 1 लाख तक, 50,000 तक, इतना ही भेज सकते हैं। आपका बैंक आपको जितने लिमिट देता है। लेकिन फिर इसमें आप कर सकते हैं कि आपको जीरो बैलेंस से लेके कोई लिमिट नहीं है, फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है। आधा घंटा से लेकर 2 घंटे तक का समय लग सकता है, या आधा दिन लग सकता है। इसमें नेफ्ट में आप किसी को नेफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे कंपनी वाले ना कभी कभार लोगों को पेमेंट करते हैं, रोज रोज थोड़ी करते हैं। अब मोदी जी जो वो डालते हैं ना पेंशन, रोज रोज थोड़ी ना डालते, महीने में एक ही बार डालते हैं। और हर महीने कुछ ना कुछ नए अकाउंट और भी जुड़ते हैं, और कुछ कम हो जाते हैं, तो उनको नेफ्ट करना पड़ता है। तो आधे घंटे में, 1 घंटे में लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाता है, जीरो से लेके ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जीरो से लेके कोई लिमिट नहीं थी, और समय लगता है आधे घंटे से लेके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप यूज कर रहे हो उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। हमें भी करना पड़ता कभी कभी इसका उपयोग। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट यानी कि 2 लाख से लेकर नो लिमिट, कम से कम 2 लाख तक का पेमेंट तो आप नीचे कर सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट अगर आपका है तो आपके पास ये यूज नहीं कर रहा था, आप ये यूज कर सकते हैं। कोई बैंक वाला आपको ये अथॉरिटी नहीं दे रहा था, आपको ये अथॉरिटी देगा। 2 लाख से लेके कोई लिमिट नहीं थे, कभी भी कर सकते हैं, सेम टाइम में होता है। जैसे सरी सीमेंट है, लोगों को तनख्वाह देनी पड़ती है, 2 लाख लोग हैं उनके पास, तो वो आरटीजीएस करवा देते, बैंक में जाते हैं, सरी सीमेंट का खाता ही है, इस खाते से इन लोगों के खाते में इतना पैसा ट्रांसफर करना है, वो लिस्ट एक्सेल में बना के दे देते हैं उनका खाता नंबर के साथ, तो वो बैंक वाले बैठे बैठे ट्रांसफर कर लेते हैं अगले 2-5 मिनट में। वो कहलाता है आरटीजीएस। ये हाथों हाथ हो जाता है, और इसमें थोड़ा समय लगता है। अब आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी हाथों हाथ हो जाता है, बट ये चार्जेबल होता है। इसमें आपको चार्ज देना पड़ सकता है। हर बैंक का अलग अलग चार्ज होता है, तो कोई बैंक नहीं लेता है। ठीक है। और इनमें भी हो सकता है बैंक आपसे चार्ज ले, लेकिन इसमें जरूर लेगा, कुछ लेगा, 1 रुपए लेगा, 50 पैसा लेके लेता है। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख से 2 लाख का पेमेंट इसमें, 2 लाख से ऊपर का पेमेंट इसमें जीरो से लेके कभी भी पेमेंट कर सकते, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। ये दोनों हाथों हाथ हो जाते हैं। आईएमपीएस करोगे तो कुछ चार्ज देना पड़ेगा, इसमें नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है वो फिर थोड़ा 2-5 मिनट ले लेगा आपसे। तो ये भी ट्रांसफर करने के तरीके हैं। ये आपके जो वॉलेट है, जो एप्स है, उसका भी उपयोग करता है, और बैंक में जाके कागज भर के भी आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है। ये भी एनपीसीआई द्वारा बनाया गया ऐप है, जिसके जरिए भी आप लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ लेते, देखो। नेफ्ट की फुल फॉर्म आप याद रखें और अमाउंट याद रखें। मैंने इसलिए सारणी बनाकर बनाने की आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करी, थोड़ा समझने का ट्राई करें।
नेफ्ट कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं। ठीक है, देखो नीचे नेफ्ट के आईएमपीएस के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, नेफ्ट और आरटीजीएस में पैसे भेजने में थोड़ा समय लगता है, जबकि आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट का मतलब हाथों हाथ होता है, तो उसके माध्यम से पैसे भेजने के लिए तत्काल ही आपके खाते से दूसरे के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन चार्ज लग सकता है। फिर आगे है आरटीजीएस का पूरा नाम बता दिया मैंने, जो कि कितने रुपए से कितने रुपए तक का होता है वो देख लीजिएगा, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर है बीबीपीएस, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एकल ब्रांड आकृति ग्राहकों को बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। कौन? बीबीपीएस, जैसे फोन पे गूगल पे करता ना, उसी प्रकार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है, ने बीबीपीएस को इंटरनेट बैंकिंग चैनल में बिल प्रस्तुतिकरण मॉड्यूल के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन सी बैंक ने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ये उसका बनाया गया ऐप है। ग्राहक बिलर का पंजीकरण किए बिना गैर इंटरनेट बैंकिंग के बिल प्रस्तुतिकरण मॉड्यूल के क्विक पे विकल्प पर जाकर बिल का भुगतान कर सकते हैं, हाथों हाथ बिल का भुगतान कर सकते हैं। कौन कौन से बिल होंगे नीचे दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कह सकते हैं, गैस बिल का कर सकते हैं, और भी कोई पेमेंट करना हो तो आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार सर्च करके देखना, आपको पता चल जाएगा। फिर लास्ट है आपका फास्टैग। अगर आप कार लेके कहीं जा रहे हैं तो आपको आजकल टोल टैक्स होते हैं, जहाँ पे आपको रोक दिया जाता है कि आपको टोल देना पड़ेगा, क्योंकि कम भारत सरकार ने एक रोड बनाया है, तो रोड का खर्चा कहीं ना कहीं से तो वसूला जाएगा आपसे। ठीक है, पहले चुंगी होती थी, उसका नाम आजकल क्या दे दिया गया? टोल टैक्स। टोल टैक्स के ऊपर कटता है हमारा क्या? टोल टैक्स। पहले इसको क्या बोलते थे? चुंगी। पहले चुंगी बोलते थे, पहले चुंगी ना का नाम सुना ना आपने? हाँ। वहां पे चुंगी होती थी, पहले टोल टैक्स बना हुआ था, लेकिन वो फिजिकल था, यानी कि जब भी आपकी गाड़ी जाएगी, पहले बैलगाड़ियां चलती थी, जबकि मेरे दादाजी वो पटेल लेके आते थे ना, तो कहते हैं आज भी कि वहां पे चुंगी देनी पड़ती थी, 1 आना 2 आना ऐसे देते थे। 1 रुपए में कितना आना होता है? थोड़ा आना होता है। ठीक है, पार्ट होता है, मतलब 25 पैसे होते हैं ना, ऐसे 50 पैसे ऐसे उनको वो बोलते थे। तो पहले चुंगी देनी पड़ती थी, यानी कि टैक्स देना पड़ता था पहले भी। आज वो टैक्स टोल टैक्स के रूप में लिया जाता है, नाम चेंज कर लिया गया और कुछ अच्छा सा बना दिया गया है, जहाँ पे आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा। 2 व्हीलर का टोल टैक्स नहीं है हमारे भारत सर, और आपको है लगना पड़ेगा, क्योंकि रोज रोड पे रोड तोड़ते हैं। सही बात है कि नहीं? रोड तोड़ोगे तो पैसा देना पड़ेगा ना, सीधी बात है। तो टोल टैक्स के ऊपर आपसे कर लिया जाता है गाड़ी रोड पे चलाने का, उसको बोलते हैं टोल टैक्स। पहले चुंगी कहा जाता है, आज टोल टैक्स कहा जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है, पहले तो गाड़ी रोक के फिर पैसे जमा कराने पड़ते थे, अब उसमें लाइन लग जाती थी। जैसे ट्रक चलते रहे बाहर लो, तो इतनी सारी लंबी लाइन लग जाती है, ट्रक वालों को बेचारों को पूछता आधा घंटा लग गया, उधर 2 घंटे लग गए। तो उन्होंने एक ऑनलाइन विकल्प बनाना है, जिसको बोलते हैं फास्टैग। एक छोटा सा कार्ड आता है, जो आपके कार के आगे आगे लगा दिया जाता है, या आपका टेम्पो है या बस है, कुछ भी है, उसके आगे लगा दिया जाता है। फिर आपको जैसे आवाज आएगी, स्कैन होके आप हाथों हाथ निकाल सकते हैं। ठीक है, आजकल एक और सर्विस कर दी गवर्नमेंट ने, कि उसमें पहले से ही आप पेमेंट कर दो टोल टैक्स को, तो आपकी कार रोकने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता, वो भी नहीं लेना पड़ेगा। कहते हैं ना, शाहरुख खान की और मोदी जी की कार नहीं रुकती, उनको भी पेमेंट तो देना पड़ता है, लेकिन पहले से पेड होता है वो, इसलिए हाथों हाथ निकल जाते हैं, वो नीचे ही नहीं होता है। देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कार तो चलेगी ना, उनकी कार नहीं रुकती, आपको भी देखना, ना ही शाहरुख खान की रुकती। लेकिन आजकल हमारे भी नहीं रुके, इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट पहले से डाल के रख सकते हैं उसमें, तो आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो आप हाथों हाथ कटता आजकल तो खाते से, बाकी आप पहले से फिर कर सकते हैं। इस प्रकार का फास्टैग बना होता है। किसी टोल टैक्स पे फास्टैग की सुविधा नहीं है, तो फिर आपको फिजिकली पेमेंट करना पड़ेगा, 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए जो भी है आपका। तो इस प्रकार से फास्टैग एक सुविधा है, जिससे ऑनलाइन टोल टैक्स को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, चैप्टर मेरा पूरा हुआ। कोई किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने, यानी कि जीरो बैलेंस वाले अकाउंट की बात कर रहा है ये। खाते को खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि चाहिए? 0। इसमें क्या जीरो बैलेंस चाहिए, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका। निम्न में से कौन सा, जैसे ई मित्र वाला तो लेता है ना फिर 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, वो अपनी मेहनत का लेता है। वो कहता है कि हम आपका खाता खोलेंगे, 50 रुपए देना पड़ेगा, 100 रुपए देना पड़ेगा। फिर आपने कहा कितना पैसा आएगा, उसने कहा कोई नहीं आएगा, आप 100 रुपए ज्यादा देना, मैं 100 रुपए आपके खाते में डाल दूंगा। इसका मतलब हुआ 100 रुपए 50 रुपए जो भी वो ले रहा है, उसकी मजदूरी के ले रहा है, बाकी पैसा वो अपने खाते में ट्रांसफर कर देगा, आप ज्यादा दोगे तो। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है?
उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो हमारा नुकसान हो गया, पैसा लगाना पड़ेगा, बाकी सारे फायदे हैं। इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? खरीदे और एक साथ भुगतान करें, राइट। यानी कि अब ये नहीं कि ऑनलाइन बैंक आप है ना खरीदते जाओ महीने के लास्ट में पेमेंट करोगे, ऐसा ऐसा होता है क्या? वो जो आपको सामान देने के लिए आता ना, जब भी आपने ऑनलाइन कुछ मंगाया हो तो हाथ हाथ पेमेंट लेके जाता ना, हाथों हाथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा या पहले से पेड होगा, तब जाके आपको सामान मिलेगा। ये नहीं कि भाई 2-3 और लिया फिर बाद में दूंगा, ऐसा नहीं होता है। वन टाइम ओटीपी का पूरा नाम? वन टाइम पासवर्ड। यूपीआई का पूरा नाम? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? हाँ, पैसा भेजने के लिए। देखो, पैसे डालने के बाद में आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड ओके करना पड़ेगा, तब जाके प्रोसेस होगा, पैसा नहीं तो नहीं होगा। उसको बोलते हैं पैसा भेजने के लिए पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। एसबीआई बड़ी क्या है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, यानी कि मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। एसबीआई बड़ी पहले चलता था, आजकल क्या बोलते हैं इसको? योनो ऐप। अभी हमारे सिलेबस में योनो ऐप था, पीछे क्वेश्चन चेंज नहीं करा इसने, भूल गया दिखता है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एसबीआई बैंक का है, भीम भी है गवर्नमेंट का, पेटीएम भी है पेटीएम कंपनी का, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो एक कार्ड होता है फिजिकली जिसका उपयोग पेमेंट करने के लिए करते हैं। रुपए डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड यानी कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया, हाँ। और भारत के राष्ट्रीय भुगतान अधिनियम एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया कार्ड है, हाँ। एटीएम और पोज मशीनों द्वारा स्वीकृत होता है, हाँ। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑल टाइम मशीन, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। ठीक है, ऑटोमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैसा डालने के बाद कट गिन के वो उतना ही देता है। 100 आपने कहा 500 तो 500 देगा, 600 नहीं देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक पैसा आपको मिल जाता है। ऑल ऑफ दीज होगा 9th का आंसर। निम्न में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि जब भी आप जीरो बैलेंस वाला खाता खोलते हैं ना, तो बैंक वाले को जाके बोलना कि भाई साहब 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा, मुझे ध्यान रखना, टिक कर देना, के उसको बोल देना है। दूसरा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर, यानी कि दोनों में क्या फर्क है? दुर्घटना यानी कि कोई घटित हो गया, आप कुछ भी दुर्घटना हो जाती है जीवन पूरा होने से पहले, तो आपको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए। आपको नहीं मिलेगा, आपके नॉमिनी को मिलेगा, मम्मी पापा जो भी है। ठीक है, और अगर आपका जीवन बीमा कवर यानी कि 30,000 रुपए मिलेगा, आपका हाथ टूट गया, पेट टूट गया, ऐसा कुछ तो, लेकिन बैंक वाले देवे या नहीं देवे वो आप पे डिपेंड करेगा, और बैंक वाले पे ना। 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलेगी। अगर जीरो बैलेंस वाला खाता है, कोई पैसा नहीं, आज आवश्यकता पड़ गई तो 5,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, यानी कि क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन बैंक वाला देवे या नहीं देवे वो आपके विश्वास और बैंक वाले के व्यवहार पे डिपेंड करेगा। उपरोक्त सभी, यानी कि आंसर क्या होगा? डी। ओके सर, अनुभव क्या आया? बंद करना बेटी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म।